हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया। ओके, सो थोड़ा सा आज ये कमरे मतलब तुम लोगों को थोड़ा ऑड फील होगा क्योंकि मेरा जो गर्दन है वो थोड़ा सा मोच आ गया है, तो मैं ज्यादा रोटेट नहीं कर पाऊंगा और ज्यादा चिल्ला भी नहीं पाऊंगा क्योंकि चिल्ला रहा हूं तो वो दर्द कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, मतलब तुम लोग को नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना बोलते टाइम। ओके, ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाऊं इसलिए। सो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन। ओके, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर थर्मल प्रॉपर्टीज चालू करो, ओके, मैग्नेटिज्म चालू करो, टेंशन मतलब सब चीज चालू होगा। बट प्रॉब्लम यही है कि हर एक स्कूल में जो टॉपिक होता है, हर एक स्कूल में अलग अलग स्कूल के टॉपिक्स होते हैं, सब लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि भाई सबका टॉपिक एक साथ कवर किया जाए। टेंशन मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद वी विल मूव ऑन द थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके, बहुत फटाक से हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज से मूव होंगे, टेंशन मतलब। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने बेसिक चीजें पढ़ ली थी, बेसिक बातें कर ली थी। हम लोग ने लॉज देख लिया था, हम लोग ने न्यूटन्स लॉ देख लिया था, हम लोग ने टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस देख लिए थे। ओके, आज जो हम लोग को बात करने हैं वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करने हैं कि भाई अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहला फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज द बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस। अगर हम लोग देखने जाएं, कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिनको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं कि देयर इज अ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये तुम्हारा सन हो गया और ये उसका ऑर्बिट हो गया और यहां पे तुम्हारा अर्थ हो गया। अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम लोग देखने जाएं तो कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे उसको कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। तो सिंस उसको कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई वो एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। यस और नो? वो एक तरह का क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। देखो मेरा गर्दन अभी भी ऐसी है। ओके, तो थोड़ा सा ऑड फील होगा तुम लोग को कि सर उधर देख के पढ़ा रहे हैं, मैं उधर देख के नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको देख के पढ़ा रहा हूं। बट ऑब्वियसली ना कि वो गर्दन सीधा करने जाना हो तो बहुत पेन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, अगर हम लोग बात करें कांटेक्ट फोर्सेस की तो बहुत ऐसे फोर्सेस हैं जिनको कांटेक्ट का बहुत जरूरत होता है। ओके, जैसे फ्रिक्शन एक एग्जांपल है। ये सुनो, फ्रिक्शन फोर्स देखो, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ही तभी होगा व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। मान लो कि यहां पे एक रफ सरफेस है और मान लो यहां पे कोई एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक इसके ऊपर चिपका हुआ है। सिंस ब्लॉक इसके ऊपर चिपका हुआ है तो ही यहां पे कहानी बैठेगी फ्रिक्शन की। अगर जैसे ही उस ब्लॉक ने छोड़ दिया, जैसे ही उस ब्लॉक ने कांटेक्ट छोड़ दिया, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए कंपलसरी है कांटेक्ट होना। तो उस फ्रिक्शन फोर्स जैसे फोर्स जो होते हैं उनको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो जनरली अगर हम लोग कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट की बात करें तो भाई नॉन कांटेक्ट फोर्स मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, जिनका कांटेक्ट में रहना। अब कांटेक्ट मतलब क्या? कांटेक्ट मतलब चिपके हुए। ओके, अब वो दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, सन और अर्थ एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ इंटरैक्शन बट देयर इज नो कांटेक्ट। ओके, ये याद रखना। ओके, यहां पे देखेंगे तो कांटेक्ट है दोनों के बीच में, मतलब जो मेरा जो रफ सरफेस है और वो जो ब्लॉक है उनके बीच में कांटेक्ट है। सो दिस इज कॉल्ड एज द कांटेक्ट फोर्सेस एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, बात समझ आई? व्हेन टू बॉडी और व्हेन टू क्या बोल सकते हैं पार्टिकल, ओके, आर इन कॉन्टैक्ट एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ द पार्टिकल, ओके, तो उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बाय व्हेन टू बॉडी आर like the force interaction is there but there is a no contact between that two body, between the bodies. ओके, उनके बीच में फोर्स इंटरेक्शन तो है बट उनके बीच में कांटेक्ट नहीं है, चिपके नहीं है वो एक दूसरे से, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर बात समझ में आ गई? नेक्स्ट फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कहानी है तुम्हारा रियल और सूडो फोर्स का। ओके, देखो हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है तो पहले वहां पे जाओ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझो। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहां पे बात करें ना तो रियल फोर्स की कहानी आती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर हम बात करें सूडो फोर्स तो सूडो फोर्स की कहानी आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखने भी नहीं हो रहा, ये उठाते ही बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, चलो। ओके,
तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या भाई, जहां पे ऑब्जर्वर का जो ये हो, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, बराबर। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे होता है इक्वल टू जीरो, बराबर। रियल फोर्स की कहानी मतलब क्या कि भाई ऐसा फोर्स जिसका सोर्स प्रेजेंट है, मतलब मान लो कि यहां पे ये बॉटल है, अब ये बॉटल को मैंने धक्का दिया, ऐसा धक्का दिया, अब मैंने सिंस बॉटल को धक्का दिया, तो बॉटल को धक्का दिया तो बॉटल को धक्का देने वाला कोई प्रेजेंट था, मेरा हाथ प्रेजेंट था, मतलब उस फोर्स का सोर्स प्रेजेंट है, ओके। बट अगर हम लोग सूडो फोर्स की बात करें तो सूडो फोर्स में क्या होता है भाई, जो वो फोर्स होता है ना, वो कहां से लग रहा है, उसका जो सोर्स है वो प्रेजेंट नहीं होता। बहुत लोग को लगता है ये इमेजिनरी फोर्स है, तो इट इज नॉट अ इमेजिनरी फोर्स, ओके। पहली बात, सूडो फोर्स कोई इमेजिनरी फोर्स नहीं है, ओके। इसको मेजर किया जा सकता है, इमेजिनरी फोर्स मतलब जिसको मेजर नहीं कर सकते, इसको मेजर किया जा सकता है, बट ये कोई रियल फोर्स नहीं है, ओके। मतलब इसका कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सूडो फोर्स, ओके। एक तरह का और नाम देते हैं इसको, फॉल्स फोर्स बोल देते हैं, ओके। क्या होता है जनरली, ये फोर्स कहां पे लगता है, ये फोर्स लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या कि मान लो कि तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अब तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तुम लोग अगर बेसिकली तुम बिलोंग करते रहोगे कहीं पे, अगर मुंबई में या फिर पुणे में या फिर और कहीं और स्टेट में जहां पे लोकल ट्रेन चलती है, तो लोकल ट्रेन में ना एक हैंडल बना होता है, देखो पकड़ने के लिए, या फिर बस में अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो तो बस में हैंडल बना होता है। अब जब वो बस चल रही है तो तुम लोग उस हैंडल को गौर करो, वो हैंडल मूव कर रहा है, ओके। अब वो हैंडल मूव कर रहा है, वो हैंडल को फोर्स लगाने वाला कोई है क्या, वहां पे कोई है उस हैंडल को धक्का देने वाला, नहीं, बट फिर भी वो मूव कर रहा है, फिर भी वो ये रोटेट कर रहा है थोड़ा सा, ओके। तो कारण क्या है, कारण यह है कि उसके ऊपर एंगुलर बोल रहा हूं, सूडो फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है, ओके। जब हम लोग की गाड़ी देखो, जब बस या फिर कार लेफ्ट टर्न लेती है तो हम लोग राइट की तरफ थोड़ा सा जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की कहानी कैसी आती है भाई, सूडो फोर्स को अगर तुमको सॉल्व करना है तो कुछ मत करो, क्या करो, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगा दो। मतलब मान लो कि ये बॉडी है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, ओके। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए। तो अगर मेरे को ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करो, मान लो कि ये पेंडुलम है, मतलब एक तरह का वो हैंडल, वो ट्रेन का हैंडल है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे दो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड सूडो एक्सेलरेशन और दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। इसकी वजह से फोर्स होगा, दैट इज F इज इक्वल टू एम में, हाँ है ना, तो F इज इक्वल टू एम में हो जाएगा, इसको ही बोलेंगे सूडो फोर्स। अब जनरली सूडो फोर्स को माइनस साइन दिया जाता है, तो वो नेगेटिव साइन क्या होता है मालूम है क्या, वो नेगेटिव साइन कुछ और नहीं होता, वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई मेरा जो रियल फोर्स है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। मतलब मेरा जो रियल फोर्स का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये सूडो एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट्स व्हाई उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। अगर तुम लोग पढ़ोगे तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल में भी खाली माइनस का डिफरेंस है, एक जगह माइनस लगता है, एक जगह माइनस नहीं लगता, ओके। अब जरूरी नहीं है कि कोई आके बोले सर इसको माइनस मत दो, रियल फोर्स को माइनस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रियल फोर्स को अगर तुम माइनस दे दोगे तो सूडो का माइनस हटाना पड़ेगा, सूडो को माइनस दे दोगे तो रियल का माइनस हटाना पड़ेगा। वो माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब बहुत लोग को ऐसा लगता है कि सूडो फोर्स को ही माइनस देना, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग रियल फोर्स को भी माइनस दे सकते हो। दैट माइनस इज ओनली इंडिकेटिंग दैट कि इट इज अपोजिट डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द रियल फोर्स और विथ रेस्पेक्ट टू द सूडो फोर्स। भाई वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, यही वो कहानी बता रहा है, और कुछ कहानी नहीं बता रहा है। बस बात समझ में आई एवरीवन? व्हाट इज सूडो फोर्स की कहानी, व्हाट इज रियल फोर्स की कहानी? रियल फोर्स भाई जो फोर्स तुम्हारा जिसका सोर्स प्रेजेंट है, ओके, जो हम धक्का लगा रहे हैं, ओके, जो F इज इक्वल टू एम में है, जो न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो नहीं करेगा, बट अगर इसको न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करवाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तब जाके ये फॉलो कर लेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? नेक्स्ट फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है और इसको समझने के लिए ना तुम लोग को पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन की कहानी समझनी पड़ेगी। देखो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है ना, जितने भी पार्टिकल हैं, वो सब अपने मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम गुस्सा होते हैं, बट हम गुस्सा कंटिन्यूअस नहीं रह सकते। ये सुनो, हम बहुत टाइम तक गुस्सा नहीं रह सकते, हमको वो गुस्सा कम करना पड़ता है और वो अपने आप कम हो जाता है। ये कुदरत का नियम है कि भाई कोई भी अपना मैक्सिमम एनर्जी तक बहुत टाइम तक नहीं रह पाएगा। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ओके, मार्कर नहीं है, अगेन मुझे पता है कि इसको स्टाइलस बोलते हैं,
ओके, और ये एक डिजिटल बोर्ड पे लिखने के लिए पेन है, मुझे सब पता है, टेंशन मत लो। बट मैं बताया ना, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो मार्कर का इस्तेमाल करता होता, इसलिए मुंह से मार्कर निकल जाता है। ओके, अब मान लो कि दिस इज अ मार्कर, अब ये मार्कर है, इसको मैं उठा रहा हूं, ग्राउंड सरफेस से उठा रहा हूं, ग्राउंड सरफेस से उठा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मैं जो वर्क कर रहा हूं दैट वर्क इज स्टोरिंग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब जैसे ही मैं वर्क लगाना छोड़ दूंगा, ये नीचे गिर जाएगा, मतलब ये अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहता है। ये सुनो, ये ऊपर यहां पे रुक जाएगा क्या? नहीं भाई, जैसे ही मैं वर्क लगाना छोड़ दूंगा, ये अपना नीचे गिरना चालू करेगा, मतलब ये अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने की चालू करेगा। तो हर एक जो बॉडी है वो अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, वही कहानी है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होता है कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो वर्क हो ना वो पाथ डिपेंडेंट नहीं हो। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैंने ये मार्कर का ही एग्जांपल देता हूं, यहां पे मान लो एक बॉल है और ये ग्राउंड सरफेस है, ये बॉल का हाइट यहां से ग्राउंड सरफेस से ये h है, मतलब ये बॉल को मैंने डायरेक्टली ऐसे उठा दिया। अब यहां पे एक और बॉल है, बट इसको मैं जब उठा रहा था ना तो कुछ ऐसा उठा रहा था, मतलब इसके लिए जो पाथ मैंने फॉलो किया था वो ये पाथ फॉलो किया था। एक बार मैंने मार्कर को डायरेक्टली उठा दिया और एक बार मैंने मार्कर को उठाने के लिए ऐसे 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 उठाया। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो दोनों सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी सेम, दैट इज mgh। हम लोग ने पढ़ा है, ये सुनो, पोटेंशियल एनर्जी बोथ द सिचुएशन में क्या होगा, mgh। हाइट देखो दोनों का सेम ही है ना, ये सुनो, बोथ द सिचुएशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। सिंस द पोटेंशियल एनर्जी विल सेम, तो ये जो फोर्स होगा ना, मतलब जो फोर्स इस पोटेंशियल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो फोर्स इस वर्क डन को प्रोड्यूस कर रहा होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब यहां पे जो वर्क डन हो रहा होगा वो किसी फोर्स की वजह से हो रहा होगा ना। वर्क डन क्या ही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या सुनो। तो जो वर्क डन यहां पे हो रहा होगा वो किसी फोर्स की वजह से हो रहा, तो ये जो फोर्स है ना दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो दोनों के लिए वर्क डन सेम आ रहा है, यहां से मैं सीधा लेके जाऊं तो भी वर्क डन वही आ रहा है, और यहां से ऐसे करके लेके जाऊं तो भी वर्क डन वही आ रहा है, क्योंकि दोनों हाइट है, देखो दोनों का हाइट h है। तो इसके लिए अगर वर्क का फॉर्मूला देखूं तो क्या ही हो जाएगा, mgh, और इसके लिए भी वर्क का फॉर्मूला देखूं तो क्या ही हो जाएगा, mgh। अब ये जो mg है दैट इज नथिंग बट अ फोर्स, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, यस और नो, फोर्स ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज mg। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वो कंजर्व होगा, वो रिकवर हो सकता है। मतलब द वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड अगेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, रिकन्वर्टेबल। ओके, उसको रिकन्वर्टेबल बोलते हैं। ओके, तो रिकन्वर्ट हो सकता है वो, दैट इज कॉल्ड एज दैट, वो जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्क कन्वर्जन, ऐसा फोर्स जो क्या करे, बॉडी को रेजिस्ट करे, अपोज करे। मतलब भाई अगर मैं देखने जाऊं तो मेरा जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट होगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं बात करूं कि यहां पे एक सरफेस है, यहां पे एक बॉडी है, ये बॉडी पे मैंने F फोर्स लगाया, अब यहां पे जो वर्क होगा दैट इज F इज इक्वल्स टू F इंटू, मान लो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो F इंटू एक्स। अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहेगा, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। कारण क्या है, कारण ये है कि यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आ गया। अब एक्सटर्नल फोर्स आ गया मतलब देयर विल बी अ लॉस, मतलब जो भी मैं वर्क दूंगा वो वर्क क्या हो जाएगा, वो वर्क टोटली कन्वर्ट नहीं होगा एनर्जी में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस होगा। अब अगर वो लॉस होगा तो इसका मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो लॉस होता है ना, वो जनरली इन टर्म्स ऑफ हीट या फिर इन टर्म्स ऑफ साउंड में होता है। मतलब जैसे मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब गाड़ी चला रहा हूं तो बाइक चला रहे, देखो बाइक का टायर बहुत गर्म हो जाता है। कारण क्या है, कारण है फ्रिक्शन फोर्स। कारण क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। भाई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो गर्म हो जा रहा है, मतलब वहां पे हीट लॉस हो रहा है और 100% एफिशिएंट नहीं मिलेगा मेरे को। अगेन ओके, 12th में तुम लोग पढ़ोगे एफिशिएंसी, हीट की एफिशिएंसी, तो वहां पे तुम लोग देखोगे कि भाई ये जो फ्रिक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डे टू डे लाइफ में। ओके, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, बट एडवांटेज ज्यादा है इसका। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई, जहां पे तुम्हारा जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, और वो वर्क जिस फोर्स की वजह से होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पे जो वर्क हो रहा है वो पाथ डिपेंडेंट है।
अब यहां पे जब वर्क पाथ डिपेंडेंट है तो यहां पे जो फोर्स हो रहा होगा, यहां पे जो फोर्स हो रहा होगा, दैट फोर्स इज नथिंग बट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जनरली द एयर रेजिस्टेंस, ओके, विस्कोसिटी, ये सब जो फोर्स होते हैं ना, विस्कस फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव वर्क प्रोड्यूस करेंगे, ये कभी कंजर्वेटिव वर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, क्लियर बात समझ में आ रहा है? पक्का? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया सबको एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहानी क्या है? नेक्स्ट कहानी बहुत ही बेहतरीन कहानी है, दैट इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्सेस। ओके, अब जो हम लोग वर्क का डेफिनेशन पढ़ते हैं, वर्क क्या है, वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन होता है फोर्स डॉट एस। मतलब बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था ये चीज। तो अगर यहां पे मेरे को डॉट हटाना है तो यहां पे क्या ही करना पड़ेगा, दैट इज कॉस थीटा। ओके, मतलब मान लो कि यहां पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर लेट्स से यहां पे ऐसे कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ, और लेट्स से यहां पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेट्स से एस। तो ये फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? आंसर इज नो। यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो यहां पे एफ कॉस थीटा काम कर रहा है। देखो जरा, मतलब यहां पे ये कॉस कंपोनेंट की वजह से यहां पे एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट फोर्स कौन सा लग रहा है? फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा इंटू एस, दैट इज एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एफ कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा है, यही तो मेरे को बताता है ना कि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो एक्चुअल डेफिनेशन ये ट्रू होता है, याद रखना। वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन ये ट्रू होता है, दैट इज वर्क इज नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस cos theta where s is nothing but a displacement, where s is nothing but a displacement। वो डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं है, s डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर बात समझ में आ गया? बट ये किसकी वजह से है? ये कांस्टेंट फोर्स की वजह से, मतलब कंटिन्यूअस f उसके ऊपर लगता रहेगा, f चेंज नहीं होगा। ये किसकी वजह से? कांस्टेंट फोर्स के लिए, फॉर कांस्टेंट फोर्स। बट ऐसा भी हो सकता है ना भाई, ड्यूरिंग द पाथ द फोर्स जो है वो क्या हो? चेंज हो। भाई ड्यूरिंग द पाथ क्या हो? जो फोर्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से क्या आता है वो हमको यहां पे देखना है। ओके, वो हमको यहां पे देखना है। तो इस चीज को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। वेरिएबल फोर्स, ओके। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से कहानी कैसे बनेगी? देखो जरा, वेरिएबल फोर्स की वजह से कहानी कैसे बनेगी। वेरिएबल फोर्स अगर हम लोग देखने जाए तो मेरा जो फोर्स है वो वैरी कर रहा है, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। भाई जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वो जो फोर्स है उसका वैल्यू भी क्या होगा? उसका वैल्यू भी चेंज होगा, मतलब दैट फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करें किसका, मान लो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया और मान लो ये मेरा फोर्स हो गया, और यहां पे मेरा जो फोर्स है वो वेरिएबल है। देखो वेरिंग कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल है। तो क्या होता है यहां पे? देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को वर्क निकालना है तो जनरली कैसे निकालेंगे हम लोग वर्क? तो इसके अंदर का एरिया इमेजिन करो। क्या इमेजिन करो? एरिया इमेजिन करो। अब देखने जाए तो ये अलग अलग वेव बन रहा, मतलब अलग अलग वैल्यू है। ओके, बट अगर इसका एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर लूं मैं, एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप, मान लो ये वाला स्ट्रिप, एकदम पतला सा यहां पे स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं। अब ये स्ट्रिप देखो, मान लो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, ये dx है, बहुत पतला सा स्ट्रिप है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो ये क्या है? ये इसका F फोर्स है, ये सुनो, देखो ये F फोर्स है, पूरा का पूरा F फोर्स है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है। मतलब इसके अंदर का जो एरिया होगा वो होगा क्या? एरिया अगर मैं निकालने जाऊं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो वो क्या ही है? दैट इज फोर्स नथिंग बट हाइट। हाइट कितना है इसका? फोर्स का ब्रेथ कितना है, लेंथ कितना है, दैट इज dx, है ना। बट ये फोर्स इंटू dx होता क्या है? फोर्स इंटू dx इज नथिंग बट अ वर्क, है ना। बट ये किसके? इस पतले स्ट्रिप के लिए। ऐसे पूरे स्ट्रिप को बांट दो, ओके, ऐसे छोटे 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 स्ट्रिप बना लो। तो अगर मैं देखने जाऊं तो टोटल एरिया ऑफ द वर्क, टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ, टोटल एरिया ऑफ ग्राफ, तो क्या ही मिलेगा? टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ इज नथिंग बट द टोटल फोर्स इनटू द टोटल डिस्प्लेसमेंट।
एंड दिस इज नथिंग बट अ वर्क, हाँ या ना, यही तो मेरा वर्क है। मतलब इनडायरेक्टली अगर मुझे कोई ग्राफ देगा और मुझे बोलेगा कि भाई वर्क कैलकुलेट करो, तो इनडायरेक्टली मैं उसको क्या कैलकुलेट करके दूंगा, मैं उसको टोटल एरिया कैलकुलेट करके दूंगा। और जैसे ही मैंने टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिया, मतलब क्या कैलकुलेट कर लिया, मतलब वर्क कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है, फोर्स का स्पेलिंग गलत है, फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में कभी भी अगर मेरे को ग्राफ गिवन होगा, तो उसके अंदर का जो एरिया होता है, दैट एरिया, टोटल एरिया रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टोटल एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर यही ग्राफ नहीं गिवन है और मेरे को बोल दिया है कि जो फोर्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, मेरा जो फोर्स है वो क्या है, वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एफ का एक्स का फंक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो यहां पे वर्क क्या मिलेगा, यहां पे मेरे को वर्क मिलेगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डीएक्स। यहां पे जो समेशन कर रहे थे, ये जहां पे जो ऐड कर रहे थे, वो ऐड अब इंटीग्रेशन बन जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक मूव होगा, x1 टू x2, मतलब मान लो ये मेरा x1 डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा x2 डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक मूव हो रहा है, x1 से x2 मूव हो रहा है, तो उसका लिमिट क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट क्या आ जाएगा, x2। दिस इज नथिंग बट अ वर्क। ओके, जब तुमको फोर्स गिवन हो, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब ग्राफ गिवन हो तो डायरेक्टली एरिया निकाल लो। बट जब तुमको बोला है कि भाई फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुछ ऐसा इक्वेशन गिवन होगा, F इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x स्क्वायर, और मेरे को बोला है वर्क डन कैलकुलेट करो। ओके, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज मूविंग फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर, 1 मीटर टू 8 मीटर, ऐसा अगर मेरे को लिमिट गिवन है तो मेरे को वर्क डन इससे कैलकुलेट होगा, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 तक f डॉट dx। क्लियर, मेरे को f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, यू विल गेट द आंसर, क्लियर, बात समझ में आई एवरीवन, पक्का। इसके ऊपर एग्जांपल देखना है एक, चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें तो मान लो भाई मेरे को फोर्स गिवन है, फोर्स मेरे को गिवन है दैट इज वेरिंग फोर्स है, मान लो वही गिवन है 2x प्लस 3x स्क्वायर, और मेरे को बोल रहा है कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक मूव हो रहा है, x1 मेरे को बोल दिया है 1 मीटर और x2 मेरे को बोल दिया है 2 मीटर, मतलब वो 1 मीटर से 2 मीटर तक जा रहा है। अब मेरे को बोला है वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क कैलकुलेट करना है मतलब इनडायरेक्टली क्या ही कैलकुलेट करना है, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2 f डॉट dx बराबर। तो यहां पे x1 x2 क्या ही हो जाएगा, 1 to 2 है ना, फोर्स क्या ही गिवन है दैट इज 2x प्लस 3x स्क्वायर है ना, इंटू dx। अब इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब जो बच्चे यहां पे पहली बार आ रहे हैं, डायरेक्टली ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हम लोग ने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अलग से पूरे के पूरे लेक्चर्स बना के रखे हैं। ओके, विच इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में तुम लोग लास्ट लेक्चर जो देखोगे दैट इज द इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का पार्ट, बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे समझाया है। तो पहले जाओ वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव देख के आओ, क्योंकि अगर तुमको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स समझना है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दिमाग में घुसना चाहिए, याद रखना, दिमाग में होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x होता है x स्क्वायर बाय 2, है ना, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, प्लस 3 अगेन, 3 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज x रेज टू n प्लस 1 होल डिवाइड बाय n प्लस 1, है ना। तो यहां पे x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो x2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो दैट बिकम x रेज टू 3 होल डिवाइड बाय 3, हाँ या ना, कहां से कहां तक, दैट इज 1 से 2, लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक लिमिट है, बराबर, समझ में आ गया। अब क्या करो, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं मैंने बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या ही हो जाएगा 2, देखो ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 3 कैंसल, हाँ या ना, तो क्या ही मिलेगा, देखो जरा, तो यहां पे मिलेगा मेरे को x स्क्वायर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 2, तो 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 1 का क्यूब। क्लियर, बात समझ में आया।
अब देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, 4 माइनस 1 इज नथिंग बट 3, प्लस 2 का क्यूब इज नथिंग बट 8, माइनस 1 का क्यूब इज नथिंग बट 1, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7, दैट इज 10 जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, हाँ या ना? तो ये मेरा वर्क आ गया 10 जूल। बात समझ में आया? दिस इज नथिंग बट अ वर्क ड्यू टू द वेरिएबल फोर्सेस, वर्क ड्यू टू द वेरिएबल फोर्सेस। ओके, एक होमवर्क करोगे तुम लोग, चलो बहुत बढ़िया, तो होमवर्क कर लेना। मैं फोर्स दे रहा हूं, दैट इज x प्लस और x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और लिमिट है तुम्हारा x1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर, x2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तुमको वर्क कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वर्क। चलो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। ओके, तो होमवर्क करो। ओके, आंसर तुम्हारा कमेंट में आना चाहिए। बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? क्लियर? समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्सेस? अगर ग्राफ गिवन है तो डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट कर दो, टोटल एरिया ऑफ ग्राफ इज नथिंग बट वर्क। बट अगर इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है तुम्हारा जो फोर्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ही करो, इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, समझ में आ रहा है आज का टॉपिक? तो आज के टॉपिक में ज्यादा करके थियरी टॉपिक हम लोग ने कवर किया है, दैट इज कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, रियल एंड सुडो फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये तीनों फोर्सेस पे डिफरेंस बिटवीन अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है इस तीनों टॉपिक में। क्लियर? बात समझ में आ रही है? और ये वाले टॉपिक में न्यूमेरिकल आने का चांसेस होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, चलो। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग मोमेंटम की कहानी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, चलो। सो ये वीडियो अगर यहां तक देख लिया तो तुमको पता है भाई, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ओके, जो भी डाउट है, जो भी आंसर है, वो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। और अगर कुछ भी ऐसा पर्सनल डाउट है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।